सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेब लर्नर। सो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है उसका एक शॉर्टली रिवीजन करेंगे और उसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसका कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। मतलब हमारा क्योंकि जो हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड इज नॉकिंग एट द डोर। हमारा जो सीबीएस बोर्ड है, सीएचएससी बोर्ड है और आईसीएससी बोर्ड, ये बहुत ही पास है। तो इसलिए मैं एक रिवीजन क्लास लाया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख पढ़ेंगे, पहले इसका हिस्ट्री जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। देखो कि हमें पढ़े हैं इन मैग्नेटिज्म Oersted experiment. So Oersted predicted that a current carrying wire produces magnetic field. A current carrying wire produces magnetic field. Then later ये हमारा मैग्नेटिज्म में था। देन बाद में हम जो चैप्टर पढ़े कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन Faraday tells that a change in magnetic field produces electric field. A change in magnetic field produces electric field. So देखो पहले हमारे क्या थे, ओएस्टर कह रहे थे कि एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम क्या पढ़े कि फैराडे टेल्स दैट ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो फैराडे इक्वेशन हमारा क्या था कि हमारा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d5 by dt। ये हमारा जो 5b लिखा हूं, 5b हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कॉल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ओके, इसको बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम आप लोग निकाल सकते हो। ओके, तो स्टोक्स थ्योरम आप लोग का नहीं है तो आप इसको याद रख सकते हो। आप लोग का जो फ्यूचर में हमारा क्या है, जो जेई और नीट का जो एग्जाम है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो। ओके, तो देखो हमारा क्या है, ये हमारा फैराडेज लॉ है। और फैराडेज लॉ पे आप ये भी पढ़ रहे थे कि हमारा ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे जो ईएमएफ है, ईएमएफ ये ही है, यही ईएमएफ है। क्योंकि आप जो ईएमएफ हो, ये ईएमएफ को आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल बोलते हो। ईएमएफ को आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल बोलते हो। तो पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू ईटी। तो V इज इक्वल टू ईटी आप ऐसे लिख सकते हो, और इसको भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, E डॉट डीएल। मतलब E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, D यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑब्वियसली E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डीएल हमारा क्या है, स्मॉल एलिमेंटरी डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी आप इसको कह सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्या है, फैराडेज लॉ। टोटल ये हमारा क्या है, फैराडेज लॉ। सो ऑब्वियसली ए फैराडे लॉ स्टेट्स दैट क्या, ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हमारा क्या था, कैन ए चेंज इन magnetic field, sorry, change in electric field produces magnetic field। ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, कैन ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारा जो साइंटिस्ट है, कौन साइंटिस्ट है, क्लॉर्क मैक्सवेल। देन क्लॉर्क मैक्सवेल tells that by his experiment a change in electric field can produce magnetic field। A change in electric field can produce magnetic field। So देखो हमारे, मैं इसको समराइज कर देता हूं। पहले हमारे क्या थे, ओएस्टेड थे। ओएस्टेड क्या बोले कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक। देन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी स्टडी दैट ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या था हमारा, कैन ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो क्लॉर्क मैक्सवेल टेल्स दैट obviously a change in electric field can produce a magnetic field।
तो ये इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि मैक्सवेल का जो एक्सपेरिमेंट था बाय यूजिंग एम्पियर-सॉकेटल लॉ। तो एम्पियर-सॉकेटल लॉ को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। यूज करने के बाद यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेशन करेंगे। फिर यहाँ पे इसका इनकॉन्सिस्टेंसी, इसका कॉन्सिस्टेंसी पढ़ेंगे, मतलब करेक्टनेस पढ़ेंगे, इनकरेक्टनेस पढ़ेंगे। फिर बाद में हमारा जो रिजल्ट आएगा उससे हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर-सॉकेटल लॉ। इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर-सॉकेटल लॉ, और एम्पियर्स लॉ भी लिख सकते हो। इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर-सॉकेटल लॉ। सो देखो, इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर-सॉकेटल लॉ हम कैसे पढ़ेंगे, पहले देखो हम क्या पढ़ेंगे, केस 1 पढ़ेंगे। ओके, केस 1। तो केस 1 पे देखो हम क्या पढ़ेंगे कि हम क्या करें, मतलब यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट, ये जो इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर-सॉकेटल आ रहा है ये मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट के अंदर आ रहा है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि केस 1 पढ़ेंगे। केस 1 में क्या करेंगे कि हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम एक पोटेंशियल पे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो लेट दिस कैपेसिटर इज P एंड दिस इज Q प्लेट। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस। तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल में जो करंट जा रहा है ये I करंट जा रहा है, मतलब टोटल सर्किट में क्या होगा, I करंट फ्लो करेगा। तो अगर एक सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर्स लॉ यूज करके निकालेंगे। तो देखो बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ we have to find the magnetic field। so देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं जो कि पॉइंट A है। तो ये A पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट A ले रहा हूं, ये जो A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। लेट दिस A पॉइंट इज एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द वायर। तो जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप को ड्रा करेंगे, एक एम्पीरियन लूप को ड्रा करेंगे। तो देखो यहां पे मैं एम्पीरियन लूप को ड्रा कर रहा हूं। तो यहां पे देखो वायर क्लोज हो गया। तो एम्पियर्स लॉ हमारा क्या था कि B डॉट DL क्लोज लाइन निकालो, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज, म्यू नॉट I एनक्लोज। तो मुझे ये बताओ हियर I एनक्लोज हमारा कितना है, I जिसको हम कंडक्शन करंट बोल रहे थे, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट I। जो वायर पे जो करंट जा रहा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। तो देखो कंडक्शन करंट क्या है, I एनक्लोज दैट इज I। तो यहां पे देखो हम अप्लाई करेंगे, B डॉट DL हमारा क्या है, BDL cos 0, क्योंकि हमारा B एंड DL के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो एंगल कितना है, 0 है। तो इसलिए यहाँ कि क्या लिखेंगे कि BDL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहाँ पे cos 0 कितना है, 1 है। तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, B इंटू इंटीग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो B कितना होगा, B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया कितना आया कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो ऑब्वियसली वायर पे और जो कंडक्टिंग वायर पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आया, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो ये हमारा केस 1 है। ओके, तो देखो हम केस 2 अप्लाई करेंगे। केस 2 मतलब देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन अरेंज हुआ था कि देखो यहाँ पे अगर करंट I फ्लो कर रहा है, मतलब टोटल वायर पे करंट I फ्लो कर रहा है, तो अगर जहां पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, जो वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। सो देखो और मैं और एक केस ले रहा हूं कि वहां पे अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R आ जाएगा तो हमारा एम्पियर-सॉकेटल लॉ वैलिड होगा, एम्पियर-सॉकेटल लॉ वैलिड होगा। बट मैं हेडिंग क्या दिया हूं, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ, मतलब यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट है। इनकंसिस्टेंसी मतलब इनकरेक्ट। ओके, तो पहले देखो केस 1 में हम क्या किए कि हमारा एक कैपेसिटर लिए, कैपेसिटर को हम एक सोर्स पे कनेक्ट कर दिए, तो वहां पे करंट I फ्लो कर रहा है
अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जो वायर है, वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप कहीं पे भी निकाल दो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो मैं और एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालूंगा, तो देखो अगर वहां पे इतना आ गया तो हमारा एम्पियर्स लॉ करेक्ट है, अगर नहीं आया तो वो इनकरेक्ट है, मतलब इनकंसिस्टेंसी। तो देखो हम निकालते हैं, तो फिर एक हम वो फिगर लेंगे कैपेसिटर का, तो ये हमारा फिगर है कैपेसिटर। तो यहाँ पे तो हमारा करंट आ रहा है आई, तो देखो ये हमारा P है, ये हमारा Q है। तो देखो मैं यहाँ पे देखो ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारा जो ये है यहाँ पे बीच में गैप है, तो मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कुछ करंट है क्या, आई एनक्लोज इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से यहां तक तो कोई करंट नहीं जा रहा है, ये सुनो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, गैप है, कैपेसिटर के अंदर गैप ही होता है। तो देखो अगर यहाँ पे गैप होगा तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक करंट पास नहीं करेगा, मतलब मैं टोटल जो करंट एनक्लोज किया हूं वो एनक्लोज करंट कितना है, 0 है। यहाँ पे देखो मैं करंट आई को एनक्लोज करता है, क्योंकि ये जो वायर है ये वायर पे करंट आई जा रहा है, बट यहाँ पे देखो कैपेसिटर का अंदर गैप है, क्योंकि मैं ये जो कैपेसिटर का जो प्लेट है इसको भी मैं कवर कर दिया, मतलब एनक्लोज कर दिया, एम्पीरियन लूप को ड्रा कर दिया। तो वहां पे कुछ करंट को हम एनक्लोज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे जो करंट है आई एनक्लोज वो कितना है, 0 है। यहाँ पे हियर आई एनक्लोज इज इक्वल टू 0, मतलब देयर इज नो करंट एनक्लोज। तो यहाँ पे देखो हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। तो देखो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू कितना हुआ, आई एनक्लोज हमारा 0 है तो 0 हो गया, सो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 आएगा। मतलब देखो टोटल वायर हमारा सेम है, तो टोटल वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि करंट आई फ्लो कर रहा है, तो वहां पे हम क्या निकल लिए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दूसरी कंडीशन में क्या किए हम यहाँ पे देखो जो एनक्लोज कर लिए, यहाँ पे हमारा कितना करंट जा रहा है, मतलब कैपेसिटर के अंदर जो गैप है वहां पे कितना करंट जा रहा है, 0 करंट जा रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 आ रहा है। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता, कैपेसिटर में तो करंट फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि हम जो जो कैपेसिटर कनेक्ट किए वहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे आई करंट जा रहा है तो यहाँ पे आई करंट भी आएगा, यहाँ पे आई करंट जा रहा है तो यहाँ पे भी आई करंट आ रहा है, बट इनके जो गैप है वहां पे कुछ है जो ये करंट को बैलेंस कर रहा है, मतलब मेंटेन कर रहा है, जो करंट जा रहा है वो करंट रिटर्न बैक कर रहा है, करंट जा रहा है वो भी रिटर्न बैक कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ होगा जिससे कि वो बैलेंस कर रहा है, क्योंकि जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट किए दो अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, जो कि बोल रहा है कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ, मतलब इनकरेक्टनेस ऑफ एम्पियर्स लॉ। ओके, तो देखो यहां पे हम लिख लेंगे हेंस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, hence we get different values of magnetic field which is the inconsistency of Ampere's law। तो देखो इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या हुआ कि पहले देखो जो कंडीशन अप्लाई किए थे कि हमारा वायर पे करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल के आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ऑब्वियसली कैपेसिटर के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि आई करंट जा रहा है और आई करंट हमारा रिटर्न बैक कर रहा है। तो अगर कैपेसिटर अंदर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैंने जब इसको जो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, मतलब जितना करंट एनक्लोज हो रहा है तो वहां पे भी मैं करंट को एनक्लोज किया, बट यहाँ पे मेरा करंट नहीं जा रहा है अकॉर्डिंग टू, मतलब देखो कैपेसिटर के अंदर हमारा क्या है, गैप है, देयर इज नो वायर कनेक्शन, अगर वायर कनेक्शन नहीं है तो करंट भी नहीं जा रहा है, मतलब हम आई एनक्लोज हमारा क्या हुआ, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई कर रहा हूं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकल आ रहा है वो क्या रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां पे देखो दो अलग अलग रिजल्ट आ रहा है which gives the inconsistency of एम्पियर सर्किट लॉ, मतलब यहां पे भी हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आना चाहिए, बट यहां पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
तो which gives the inconsistency, तो इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद हम इसका कॉन्सिस्टेंसी देखो, यहाँ पे जो हमारा जो एम्पियर्स लॉ का इनकॉन्सिस्टेंसी आया था, मतलब इनकरेक्टनेस आया था, तो उसको हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट करेंगे मतलब कॉन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ, और इसको आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूटी ऑफ एम्पियर्स लॉ, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऑफ एम्पियर्स लॉ, ऐसे इसको आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर था, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, हमारा जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर पे ये हमारा पी लेट क्यू, ये दोनों कैपेसिटर है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है हमारा माइनस। तो मुझे ये बताओ, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर में कि दो प्लेट के बीच से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड between two plates E is equal to sigma by epsilon naught. Here sigma is equal to कितना, चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q by एरिया, क्योंकि प्लेट का एरिया होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q by एरिया। तो ऑब्वियसली इसको हम कैसे लिखते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा की जगह हम क्या लिखेंगे, Q by एरिया लिखेंगे, तो Q by एप्सिलॉन नॉट A लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां इलेक्ट्रिक जो फील्ड जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q by epsilon naught A. So obviously we know that the flux, electric flux, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है हमारा, phi is equal to E dot A। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन है, तो वहां पे एंगल कितना होगा, जीरो होगा, ऑब्वियसली E A cos जीरो। तो कितना हुआ हमारा E A। तो फाई हमारा जो फाई ई आया, फाई ई लिख देता हूं, फाई ई हमारा कितना आया कि ई ए। तो ई का वैल्यू कितना है हमारा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए। तो हमारा क्या आया, एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो और जो फ्लक्स निकल के आ गया, फ्लक्स हमारा कितना आया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो यहां पे हम क्या बोले थे कि फ्लक्स रैपिडली चेंज हो रहा है। तो अगर यहां पे चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, then differentiating d phi by dt इज इक्वल कितना होगा ना, d बाई डी टी ऑफ q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो आंसर है कितना आया कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन तो हमारा कांस्टेंट है, तो अगर चार्ज चेंज होगा तो डी क्यू बाई हमारा क्या है dt। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या निकल के गया कि डी फाई ई बाई डी टी हमारा क्या है, हमारा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे जो डी क्यू बाई डी टी कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इज इनटू डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारा क्या है, डी क्यू बाई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई डी, डिक्यूरिटी हमारा क्या है करंट, आई इज इक्वल डिक्यूरिटी। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है आई डी। तो आई डी कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे फाई क्या है, फाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो देखो ये हमारा जो मिसिंग टर्म था, क्योंकि हम क्या बोले कि हमारा जो ये जो प्लेट के बीच में देयर इज नो करंट फ्लोज, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ वायर कनेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए इन दोनों के जो बीच में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, जीरो आया था। बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग टर्म था, हियर इट इज द मिसिंग टर्म। ये हमारा मिसिंग टर्म, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो मिसिंग टर्म है ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट।
ओके, तो ये दोनों के बीच, ये जो प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट निकल आया, ये ही इसको क्या करता है? बैलेंस करता है। ओके, तो देखो इसको आप लिख सकते हो, फिर बाद में कुछ डिस्कशन करेंगे इसका। जो डिस्प्लेसमेंट करंट वो निकल के आ गया, जो मिसिंग टर्म था जिसके लिए हमारा एम्पियर सर्किट लॉ इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा था। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो हमारा वो कैपेसिटर है। पहले देखो कैपेसिटर में हमारा जो कनेक्टिंग वायर है वहां पे कौन फ्लो कर रहा है? कंडक्टिंग करंट फ्लो कर रहा है। वायर पे हमारा क्या फ्लो कर रहा है? कंडक्टिंग करंट। ये जो करंट है हमारा कंडक्टिंग करंट है। और कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। ओके, देन कैपेसिटर के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारा जो नेट करंट फ्लो कर रहा है, द नेट करंट, देन द नेट करंट क्या है? इज आई टोटल और आई नेट कितना हुआ? आई प्लस आई डी। तो यहां पे आई क्या है? आई हमारा है कंडक्शन करंट एंड आई डी हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो पहले देखो यहां पे हमारा कंडक्शन करंट हो रहा है वायर पे, देन कैपेसिटर के बीच में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है। पहले हमारा क्या है? कंडक्शन करंट, फिर बीच में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट, बट बीच में कंडक्शन करंट जीरो होता है। ओके, तो यहां पे देखो मैं लिख देता हूं, हियर इन वायर द कंडक्शन करंट फ्लोज, then in between the plates the displacement current flows. ओके, तो पहले जो वायर पे कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। देन इन बिटवीन द प्लेट्स क्या है? हमारा कंडक्शन करंट जीरो है बट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? एप्सिलॉन नॉट डी बाई dt। तो यहां पे देखो वायर पे हमारा आईडी जीरो और यहां पे हमारा आई जीरो। ओके, पहले देखो यहां पे हमारा आईडी इक्वल टू जीरो बट आई नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इन बिटवीन द प्लेट्स हमारा आईडी इज नॉट इक्वल जीरो बट आई इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो कि इन वायर द कंडक्शन करंट फ्लोज बट डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो। कंडक्शन करंट फ्लोज बट डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो। यहां पे लिख देता हूं, इन वायर आई इज नॉट इक्वल जीरो बट id equal to zero, but and in between the plates id is not equal to zero but I equal to zero। तो id हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, I हमारा क्या है? कंडक्शन करंट। तो ऐसे ही हमारा क्या है? करंट बैलेंस कर रहा है। ओके, तो पहले देखो कंडक्शन करंट आया, फिर बीच से हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, फिर वायर पे हमारा क्या होगा? कंडक्शन करंट आ जाएगा। तो ऐसे ये बैलेंस करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट। इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस यहां पे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ कैपेसिटर I इज इक्वल टू आई डी। ओके, I इज इक्वल टू आई डी। अब ऐसे बोल सकते हो इन केस ऑफ कैपेसिटर I इक्वल टू आई डी, क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। पहले देखो I आ रहा है, फिर बीच से हमारा क्या आ रहा है? I जीरो हो रहा है, आई डी आ रहा है जो इसको बैलेंस करता है। फिर हमारा क्या आ रहा है? I आ रहा है। पहले कंडक्शन करंट, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर बाद में कंडक्शन करंट। ओके, तो ऐसे ये इसको बैलेंस कर रहा है। ओके, तो देखो हमारा जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ आया, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ आ गया, और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ का हम ऐसे बोलते हैं कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि इसको मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट किए थे। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या हुआ कि
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, क्योंकि हमारा जो नेट करंट कितना है आई प्लस आई डी, तो इसका हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। ओके, यहां पे तुम्हारा आई डी का वैल्यू कितना है, आई डी हमारा कितना है, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारा डी फाई ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, फाई मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडिफाइड एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ और एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ओके, तो इसको आप लोग लिख सकते हो। यहां पे हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ आ गया और कंटिन्यूटी ऑफ एम्पियर्स लॉ। सो देखो, जो कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ हम पढ़े थे, तो वहां पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट और जो मॉडिफाइड एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ का जो फॉर्मूला आया था, कितना आया था कि हमारा जो बी डॉट डी एल क्लोज लाइन निकला, बी डॉट डी एल इज कितना था कि म्यू नॉट आई प्लस आई डी। यहाँ पे तुम्हारा आई क्या है, आई है हमारा कंडक्शन करंट एंड आई डी क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमारा जो ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर हमारा आंसर सही आ गया तो हमारा जो ये मॉडिफाइड एम्पियर ऑर्बिटल लॉ और जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ ये हमारा सही है। अगर आंसर गलत आया तो ये गलत है, तो हम प्रूव करेंगे एक्चुअली कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो पहले देखो केस वन करेंगे, केस वन। तो केस वन क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो कैपेसिटर था ऐसे था। ओके, तो पहले हम क्या कर रहे थे कि वायर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, वायर पे। तो वायर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे हम एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर रहे थे जिसका रेडियस आर था। एम्पीरियल ये हमारा पी था, ये हमारा क्यू था। ओके, तो यहाँ पे हमारा आईडी जीरो हो रहा था, मतलब वायर पे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, वायर पे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, बट कंडक्शन करंट नॉट इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पे हमारा मतलब इन बिटवीन द प्लेट्स हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट नॉट इक्वल टू जीरो, बट कंडक्शन करंट जीरो होता है। ओके, बिकॉज वायर पे हमारा कंडक्शन करंट जीरो नहीं होता है, कंडक्शन करंट होता है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा जीरो होता है। तो देखो केस वन क्या कर रहे थे ऐसे कि एम्पियर्स लॉ यूजिंग एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कितना कि बी डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। तो यहाँ पे हमारा आई डी इक्वल टू जीरो होता है, केस वन। यहाँ पे हमारा आई डी इक्वल टू जीरो होता है, तो हमारा क्या आ गया, बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना हुआ, म्यू नॉट आई। सो बी इंटू टू पाई आर कितना हुआ, म्यू नॉट आई। सो बी कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। तो इतना निकल के आ गया। यहाँ पे बी एंड डीएल के भीतर एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो हमारा बी निकल के आ गया। अगर ये वाला आंसर और दूसरे कंडीशन में आएगा तो हम बोलेंगे क्या कि हमारा जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ है वो सही है। तो देखो हम दूसरे पे निकलते हैं क्या, तो कैसे निकल लेते हैं, ऐसे। ओके, तो यहां पे हम क्या कर रहे थे, यहां पे आई डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट आई इक्वल टू जीरो, मतलब इन बिटवीन द प्लेट्स हमारा आई डी जीरो नहीं होता, बट आई जीरो होता है। तो देखो हम प्लेट्स में करेंगे, प्लेट्स में कितना आता है इन बिटवीन द प्लेट्स। तो क्या हुआ, एम्पियर्स लॉ यूजिंग मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल कितना हुआ, क्लोज लाइन सॉरी क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना हुआ कि म्यू नॉट आई प्लस आई डी। तो इन बिटवीन द प्लेट्स हमारा कितना है कि हमारा आई इक्वल टू जीरो है, बट आई डी कितना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो इसको यहां पे पुट कर दो, कितना होगा, बी डॉट डी एल कितना हुआ, अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे आई जीरो है। ओके, ये ओके, तो देखो हमारा जो फाई है, फाई का वैल्यू कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे इसको पुट कर दो, कितना हुआ, बी डॉट डी एल कितना होगा कि म्यू नॉट यहां पे है, यहां पे क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट
डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी वो एंगल कितना है, 0 है, तो b इंटू मैं dl का इंटीग्रेशन क्या करूंगा, 2 पाई आर लिख दूंगा क्योंकि हमें पता है। तो ये क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। तो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो डी क्यू डी टी हमारा क्या है, आई है, और डी क्यू डी टी हमारा क्या है, आई है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई। सो क्या होगा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो देखो दोनों सेम सेम रिजल्ट दे रहे हैं। तो पहले क्या दिया कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो कि कंडक्शन करंट दे रहा है। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या दे रहा है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये भी वही सेम मैग्नीट्यूड दे रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो हमारा ये भी क्या हो गया, यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पीयर सर्किट लॉ हो गया, मतलब एम्पीयर सर्किट लॉ का जो करेक्ट फॉर्मेट ये है, करेक्ट फॉर्मेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पीयर मैक्सवेल लॉ, एम्पीयर मैक्सवेल्स लॉ, एम्पीयर मैक्सवेल्स लॉ। सो देखो ऑलरेडी हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ चुके हैं, जिसका वैल्यू कितना था कि id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे फाइव कितना है, फाइव इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वजह से आ रहा है। ओके, सो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या है देखो कि डिस्प्लेसमेंट, पहला प्रॉपर्टी देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू प्ले इन ए रीजन और स्पेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। तो ऑब्वियसली हमने क्या पढ़े थे कि id इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। तो यहां पे ही हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है, मतलब जहां पे तुम्हारा जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, वहां पे हमारा क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। ओके, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ए स्टेडी कंडीशन इन ए रीजन और where the electric field is not changing with time। मतलब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है जहां पे तुम्हारा स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब जो करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और जहां पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ओके, स्टेडी करंट हम किसको बोलते हैं, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो जहां पे स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है और जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, नहीं चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पे तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। ओके, तो ऑब्वियस पता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो रहा है कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वहां पे भी स्टेडी करंट नहीं फ्लो नहीं करेगा, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट डज नॉट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स लाइक कंडक्शन करंट दैट इज id इक्वल टू 0 इन कंडक्टिंग वायर। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट ये है कि हमारा जो वायर था, क्या था कि जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर का वायर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, कैपेसिटर के वायर में हमारा जो करंट था वो कौन था, कंडक्शन करंट। कैपेसिटर के वायर पे जो करंट था वो क्या था, कंडक्शन करंट। तो ऑब्वियसली कंडक्शन करंट में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा, क्योंकि वायर पे तुम्हारा फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स कहां पे चेंज हो रहा है, फ्लक्स दो प्लेट के अंदर चेंज हो रहा है, फ्लक्स ये दो प्लेट के अंदर चेंज हो रहा है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है, वायर पे डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा नहीं आ रहा है। मैं पिछले जो पहले जो पढ़ाया था वहां पे देख सकते हो कि मैं पेन लिखा था कि ऐसे ही तुम्हारा क्या था कि ये कैपेसिटर था, तो यहाँ पे कर देता हूं, यहाँ पे करता हूं, देखो ये तुम्हारा कैपेसिटर था, ये हमारा बैटरी था। तो यहाँ पे जो मैं लिखा था कि आई इक्वल टू id इक्वल टू 0, यहाँ पे id नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखो कैपेसिटर था, कैपेसिटर में मैं जो लिखा था कि ये जो वायर है, वायर पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्शन करंट। तो जहां पे कंडक्शन करंट फ्लो करेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब कंडक्टिंग वायर पे डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द id इन ए रीजन इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट रीजन। तो ऑब्वियस तो हम क्या बोले थे कि id क्या है हमारा, एप्सिलॉन डी फाइव dt, ये हम निकाले थे। ओके, तो नेक्स्ट देखो,
द डिस्प्लेसमेंट करंट इन कॉम्बिनेशन विथ कंडक्शन करंट satisfies the property of continuity। तो ऑब्वियसली यस हम बोल सकते हैं कि पहले तुम्हारा कौन सा आएगा कंडक्शन करंट, कि फिर जो रीजन में तुम्हारा कौन आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर बाद में तुम्हारा कौन आएगा कंडक्शन करंट। तो ऑब्वियसली ये जो करंट का जो फ्लो है, जो हम बोल रहे थे कि 20 में तुम्हारा करंट जीरो है उसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जिसके लिए हमारा एम्पियर्स लॉ का इनकंसिस्टेंसी आया था। तो उसको हम क्या किए, मैक्सवेल ने प्रूव किया कि इट इज कंसिस्टेंसी, मतलब यहाँ पे भी करंट आ रहा है, यहाँ पे भी करंट आ रहा है। तो जो करंट आ रहा है वो करंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ओके, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या कर रहा है कि टोटल जो सिस्टम को कॉन्टिन्यूअस रखता है, कॉन्टिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो देखो लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है, द डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन आज लाइक कंडक्शन करंट। ऑब्वियस। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो वायर पे जो कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, जिसका वैल्यू कितना है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। तो बाद में तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया तो वहां पे भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज उतना ही होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये तुम्हारा क्या है प्रॉपर्टीज है, इसको आप लिख सकते हो। सो देखो बच्चों ये दो न्यूमेरिकल है डिस्प्लेसमेंट करंट के बेस पर। ओके, तो पहला देखो, पहला हमारा क्या है, हाउ वुड यू establish an instantaneous displacement current of 1.0 ampere in the space between the parallel plate of 1 microfarad capacitor, parallel plate of 1 microfarad capacitor। तो पहले देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि तुम एक डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे रखोगे कि एक 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ओके, एक 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे तुम एक डिस्प्लेसमेंट माने जो करंट को कैसे एस्टेब्लिश करोगे। तो पहले ये देखो कि हमारा जो जो गिवन है वो लिख लेंगे कि हमारा आईडी गिवन है 1.0 एम्पियर और 1 एम्पियर जिसको बोलते हैं 1 एम्पियर। देन हमारा जो कैपेसिटर कितना है, C इज इक्वल टू कितना ना 1 माइक्रोफैराड। सो 1 माइक्रोफैराड कितना होगा 10 टू माइनस 6 फैराड। 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10 टू माइनस 6 फैराड। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑलरेडी वी नो दैट। इसका आंसर देखो, आंसर क्या होगा कि आईडी कितना है हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव ई बाई डी टी। तो देखो फाइव हमारा क्या है, ई इंटू ए होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। तो ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल कितना V बाई डी, E इज इक्वल कितना V बाई डी। तो यहां पे लिख सकते हैं देखो वी नो E इज इक्वल टू V बाई डी। ओके, V इज इक्वल टू डी, E इज इक्वल टू V बाई डी। तो यहां पे लिख सकते हैं कि ID कितना होगा कि एप्सिलॉन नॉट A कितना हुआ डी इज इक्वल टू V बाई डी। ओके, तो ये क्या होगा मतलब डीई डी इंटू वी बाई डी बाई कितने डी टी। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू कितना होगा टीवी बाई डी टी। तो मुझे ये बताओ कि दो प्लेट्स के एक पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटर कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां पे लिखता हूं देखो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई डी इज इक्वल टू सी इंटू डीबी बाई डी टी। ये देखो फॉर्मूला आ गया, आई डी इज इक्वल टू सी इंटू डीबी बाई डी टी। तो यहाँ पे जो सी है, सी कितना है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी व्हिच इज इक्वल टू 10 माइनस 6 फैराड गिवन है 10 माइनस 6 फैराड। ओके, सी। तो यहाँ पे देखो डीबी बाई डी टी कितना होगा आई डी बाई सी, मतलब आई डी कितना है 1 बाई 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 टू द 6 वोल्ट पर सेकेंड, 10 टू द 6 वोल्ट पर सेकेंड। तो देखो हमारा जो आंसर निकल के आ गया क्या आ गया
10⁶ वोल्ट पर सेकेंड। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, by changing the potential at the rate of 10⁶ volt per second we can establish the displacement current। okay, by changing the potential, आंसर क्या होगा, by changing the potential at the rate of 10⁶ volt per second we can establish। तो पोटेंशियल को अगर तुम ऐसे 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड चेंज करोगे, जो प्लेट का जो पोटेंशियल है, मतलब जो पोटेंशियल हम जो देंगे, तो उसका जो चेंज हुआ कितना होगा, 10⁶ वोल्ट पर सेकेंड। अगर ये इसका चेंज हुआ तो हम ये वाला सिस्टम को, मतलब ये टोटल सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब 1 एम्पियर जो इसका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और इसका जो कैपेसिटेंस होगा 1 माइक्रोफैराड। तो इतना पोटेंशियल अगर चेंज होगा तो हम ये इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देयर इज ए कैपेसिटर of reactance 100 ohm connected across the source of 220 volt, find the displacement current। तो तुम्हारा एक कैपेसिटर गिवन है, कैपेसिटर में क्या बोला कि तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सी गिवन है 100 ओम। तुम्हारा जो पोटेंशियल कितना गिवन है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ओके, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो देखो यहां पे हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट करने का। तो मैंने एक सेंटेंस बोला था कि इन केस ऑफ कैपेसिटेंस वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू योर कंडक्शन करंट, मतलब वो जो बैलेंस करता है। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर ID इज इक्वल टू कितना होगा, V बाई XC, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल पोटेंशियल बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, ये कितना है 220 बाई XC कितना है 100। तो ये निकल गया। सो कितना होगा हमारा 2.2 एम्पियर। डिस्प्लेसमेंट करने का आंसर कितना होगा 2.2 एम्पियर। सो देखो बच्चों यहां पे भी और एक दमदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। It is being charged so that the electric field between the plates rises steadily at the rate of 10 to the power 12 volt per meter per second। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो राइज कर रहा है, पर सेकंड राइज कर रहा है, क्योंकि वोल्ट पर मीटर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, पर सेकंड क्या है, तो ऑब्वियसली पर सेकंड राइज कर रहा है। तो वोल्ट पर सेकंड 10 to 12 राइज कर रहा है। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ऑलरेडी देखो इसका आंसर करेंगे। आंसर क्या होगा, देखो आईडी हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ऑलरेडी नो दैट फाई कितना है हमारा ई ए। अगर फाई ई ए हो गया तो हमारा क्या होगा, देखो आईडी कितना होगा कि एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइज का एरिया तो कांस्टेंट है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। तो यहां पे देखो तुम्हारा रेडियस गिवन, रेडियस कितना है रेडियस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द माइनस 12 मीटर। ओके, तो तुम्हारा जो एरिया होगा, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई इंटू आर हमारा क्या है 5 इंटू 10 टू माइनस 12 का स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया निकल गया। तो अभी यहाँ पे हम देखो जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा क्या गिवन है 10 टू द 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड, 10 टू द 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। तो वोल्ट पर मीटर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, पर सेकेंड क्या होगा मतलब बाई टीटी। तो यहाँ पे तुम्हारा ये गिवन है। तो गिवन दैट गिवन डीई बाई dt इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा गिवन है डीई बाई dt 10 टू द 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ओके, डीई बाई देखो ई का क्या है वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या होगा देखो, देन द आंसर इज आईडी कितना होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10 टू द माइनस 12 इंटू क्या होगा पाई इंटू
5 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर इंटू 10⁻12। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा ना, ID इज इक्वल टू 0.07 एम्पियर। आप लोग निकाल सकते हो, ओके 0.07